खबरों का सारथी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर बोले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं, बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं। मोदी सरकार 3 पॉइंट की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, 5 घंटे चली मीटिंग, महिलाओं किसानों पर जोर, 100 दिन के एजेंडे की रिपोर्ट पर चर्चा। बलात्कार पर नया कानून लाएगी बंगाल सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी, 3 सितंबर को विधानसभा में होगा पेश, ममता बोली रेपिस्ट को फांसी हो। चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा, 30 अगस्त को ज्वाइन करेंगे बीजेपी, पूर्व सीएम ने कहा राज्य के हित में फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आज सुबह, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा सीएम रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस, चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा नोटिस, आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस। खबर हम आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा बीजेपी को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर नोटिस भेजा गया है। बच्चों को चुनावी विज्ञापन में दिखाने पर चुनाव आयोग ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को नोटिस भेजा है और साथ ही आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए थे कि चुनावी विज्ञापनों में या फिर किसी भी तरह से चुनावी एजेंडों में हम बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं दिखाएंगे, चुनावी रैली हो या फिर चुनावी विज्ञापन। लेकिन हरियाणा बीजेपी के एक विज्ञापन में बच्चे देखे गए, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को नोटिस भेजा है। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है और साथ ही आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है। तो बता दें कि हरियाणा की नायब सिंह सरकार से जवाब भी चुनाव आयोग ने मांगा है। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर नोटिस भेजा गया है। बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और साथ ही आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है। तो हरियाणा की बीजेपी सरकार से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। बता दें कि पूरा मामला है जहां पर विज्ञापन में बच्चों को दिखाया गया है। तो चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर नोटिस भेजा गया है। बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। तो चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस, चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा गया नोटिस। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा गया नोटिस। बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। तो चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को भेजा नोटिस और साथ ही आज शाम 6 बजे तक जवाब भी मांगा है। बता दें कि हरियाणा बीजेपी ने चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाया, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और साथ ही आज शाम करीब 6 बजे तक हरियाणा की बीजेपी सरकार से नोटिस भी मांगा है। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा गया नोटिस। अहम खबर बता रहे हैं, बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने भेजा है नोटिस। विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आज शाम 6 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है। तो चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा नोटिस। चुनावी विज्ञापन में बच्चों को दिखाने पर भेजा नोटिस।
तो बच्चों को दिखाने पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस, आज शाम 6 बजे तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को भेजा नोटिस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आज। हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। सुबह करीब 10 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो आज सुबह 10 बजे होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष होंगे शामिल। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष होंगे शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। आज शाम होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बैठक से पहले उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आज, अहम खबर बता रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बीजेपी की बैठक होगी करीब 10 बजे, जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद जो उम्मीदवारों की सूची है वो बीजेपी जारी कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर और मंथन जारी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश तरफ से जो लिस्ट आज मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी, उस पर आज शाम दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति हरियाणा विधानसभा चुनाव के उन कैंडिडेटों के नामों पर अंतिम मोहर लगाएगी जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से ही लिस्ट जिला स्तर से प्रदेश लेवल से फाइनल हो चुकी है। उन फाइनल लिस्ट में 2 और 3 और 4 नाम राष्ट्रीय स्तर पर भेजे गए हैं। उन राष्ट्रीय स्तर पर आए जो नाम है उनको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल किया जाएगा। चर्चा करने के बाद अंतिम मोहर लगेगी और इसको संसदीय बोर्ड के जाने के बाद पास कर दिया जाएगा और फिर मीडिया में जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए अखिलेश जी तो मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी हो गई है और जो कैंडिडेट्स को टिकट दी जाएगी उसको लेकर के भी काफ़ी मंथन किया जाएगा। जानकारी ये भी है कि बहुत सोच विचार करके बीजेपी इस बार टिकट्स देगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम और चुनौती भरा है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए हरियाणा में बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव लेकर चल रही है क्योंकि हरियाणा के किसान लगातार एमएसपी की मांगों को लेकर कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन चलाते रहे। हरियाणा के किसानों में मोदी सरकार के प्रति नाराजगी है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी विनेश फोगाट के मामले में भी हरियाणा के काफी लोग भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज देखते हैं कि उन्होंने उस तरह से विनेश फोगाट के लिए कदम नहीं उठाए जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने में नाकाम रही, जबकि उन्होंने 2 कुश्ती जीती। तो इस लिहाज से देखा जाए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती के रूप में है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी
फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसे कैंडिडेटों के नाम पर मुहर लगाने जा रही है जो जिताऊ कैंडिडेट हो, मजबूत कैंडिडेट हो, जिनकी हरियाणा चुनाव में जी किसी तरह की छवि धूमिल न होने की कोई खबर भी चल सके। बिल्कुल, यानी कि इस देखा तांत्रिक- जाए तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती है। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सुबह करीब 10 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस बार उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जो कर रही है उसमें खासा ध्यान भी रख रही है। तो वहीं महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला, जहां मामले में ब्रजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। आपराधिक कार्रवाई को लेकर दाखिल की है याचिका। अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की रद्द की मांग की है। निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई भी होगी। अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक याचिका दाखिल की है जहां पर उनके खिलाफ जो तमाम आरोप हैं उनको रद्द करने की मांग की है। क्या लगता है कि इस बार हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है? बीजेपी नेता जी ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ दिल्ली के हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाकर ये मांग की गई थी कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामला चल रहा है निचली अदालत में, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के द्वारा शोषण का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई गई थी। महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। वहां से उनको बलपूर्वक घसीट कर हटाया गया था। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद उस मामले में कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने रिपोर्ट लगाई, मुकदमा कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद लगातार राव रेवेन्यू कोर्ट दिल्ली में पेशी पड़ रही थी, जहां हर पेशी पर ब्रजभूषण शरण सिंह को वहां पर हाजिर होना पड़ता था और पेश होना होता है। शायद यही तमाम मामले हैं कि उन मामलों में लगातार इनकी छवि धूमिल होती है। जैसे वो कहते लगातार चले आ रहे हैं कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। शायद इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर उस आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें महिला पहलवानों ने उन पर आपराधिक मामला दर्ज कराया। जी अरंतिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होनी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की और साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को लेकर के भी उन्होंने एक याचिका दाखिल की है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई भी होगी। अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की और साथ ही निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पूजा खेड़कर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूजा खेड़कर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। IAS पूजा खेड़कर ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। पूजा की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक कोर्ट से लगी थी रोक। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। IAS पूजा खेड़कर ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। पूजा की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक कोर्ट से लगी थी रोक। UPSC ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन किया था रद्द। पूजा खेड़कर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा खेड़कर की याचिका पर सुनवाई होगी। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
आईएएस पूजा खेड़कर ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जो बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, 29 अगस्त तक उनकी जमानत याचिका थी, इसके बाद उन्हें राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अखिलेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं, पूजा खेड़कर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूजा की गिरफ्तारी पर होगी सुनवाई। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन किया था रद्द। पूजा खेड़कर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आईएएस पूजा खेड़कर ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। पूजा की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक कोर्ट से लगी थी रोक। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आईएएस पूजा खेड़कर ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। पूजा की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक कोर्ट से लगी थी रोक। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन किया था रद्द। तो पूजा खेड़कर की याचिका पर आज होगी सुनवाई। एक बार फिर से हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो पूजा खेड़कर की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं? पूजा खेड़कर ट्रेनी आईएएस के मामले में उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर अग्रिम जमानत की मांग की है। दरअसल पिछली बार उसके खिलाफ जो ट्रेनी आईएएस ने फर्जीवाड़ा अपनी नियुक्ति के संबंध में किया था, उसको लेकर यूपीएससी के तरफ से कार्रवाई की गई और यूपीएससी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार पूजा खेड़कर पर लटक रही है। पूजा खेड़कर ने कोर्ट में अर्जी लगाकर अग्रिम जमानत की मांग की है, साथ ही अपना पक्ष कर रखने की भी कोर्ट से गुजारिश की है। अब ये देखना होगा कि जब आज दिल्ली के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो पूजा खेड़कर को अग्रिम जमानत मिलती है, उनको पक्ष रखने का मौका मिलता है, या फिर उनको जब अग्रिम जमानत ना मिलने के बजाय न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया था। तो वही खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण पर सर्दी से पहले एक्शन में सरकार। आज होगी दिल्ली सरकार की एक बड़ी बैठक। आज होगी दिल्ली सरकार की एक बड़ी बैठक। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कवायद शुरू। आज दिल्ली सचिवालय में होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पर्यावरण एक्सपर्ट संबंधित विभागों के साथ कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में CAQM, CPCB, DPCC शामिल। साथ ही पर्यावरण विभाग, IMD, DGCA, IIT, UNEP भी शामिल। अन्य विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। तो प्रदूषण पर सर्दी से पहले एक्शन में सरकार। आपको बता दें कि हर साल सर्दियों के समय में दिल्ली में प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जाती है।
कोहरा काफी घना होता है, साथ ही वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है, जिससे दिल्ली वासियों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार पहले से ही एक्शन मोड में दिख रही है, जहां पर आज दिल्ली सचिवालय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण एक्सपर्ट संबंधित विभागों के साथ कॉन्फ्रेंस की जाएगी और साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में CAQM, CPCB, DPCC शामिल होंगे। इसके अलावा पर्यावरण विभाग, IMD, DGCA, IIT, CSE, UNEP भी शामिल होंगे। अन्य विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। तो प्रदूषण पर सर्दी से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार। आज होगी दिल्ली सरकार की एक बड़ी बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो दिल्ली सरकार सर्दियों से पहले प्रदूषण को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कई विभाग भी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? दिल्ली में जैसे ही सर्दी का मौसम आने के लिए दस्तक देना शुरू करता है, वैसे ही दिल्ली के अंदर प्रदूषण भी बढ़ना शुरू होता है। खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी बड़ा स्तर पर रूप लेता है कि अंधेरा छा जाता है और धुंधला रहता है, आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस तरह के प्रदूषण से दिल्ली पूरी घिरी रहती है और ये सिलसिला एक दिन दो दिन का नहीं रहता है, महीनों में लग जाता है। तो कई बार दिल्ली सरकार को ट्रैफिक में भी एक करके ऑड इवन का फार्मूला भी लागू करके ट्रैफिक रोकना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली के अंदर ना आ सकें और प्रदूषण उससे ना फैले। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर दिल्ली सरकार चाहती है कि इस बार दिल्ली में प्रदूषण का खतरा कम हो, लोगों को प्रदूषण का प्रभाव कम झेलना पड़े। इसलिए दिल्ली सरकार आज अपने सचिवालय में एक राउंड टेबल बैठक करेगी। इस राउंड टेबल बैठक के लिए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कई विभागों के अधिकारियों को, कई विभाग ऐसे हैं जो इस पर पहले से काम कर रहे हैं, कुछ निजी संस्थाएं हैं वो इस पर काम कर रही हैं, कुछ पर्यावरणविद हैं जो प्रदूषण पर काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को दिल्ली सरकार ने आमंत्रित किया है। उन पर राउंड टेबल चर्चा करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में के जरिए कैसे आगामी दिनों में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण से निपटा जा सके, क्या ऐसे कदम है जिनको उठाकर दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सकता है, साथ ही साथ सर्दी के महीनों में बढ़ने वाले प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है ताकि कम से कम दिल्ली के लोगों को प्रदूषण को झेलना पड़े। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली के सचिवालय में बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली सचिवालय की तरफ से तमाम मंत्री शामिल होंगे, कह सकते हैं आप। इसमें पर्यावरण विभाग से मंत्री, वायु प्रदूषण से, और खासकर सबसे जो बड़ा विभाग कहा जा सकता है इसमें मंत्री गोपाल राय जो ट्रांसपोर्ट विभाग देखते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में परिवहन से होता है। तो परिवहन विभाग कैसे इसको कंट्रोल करे और वायु प्रदूषण को रोका जा सके ताकि दिल्ली के अंदर सर्दी के मौसम में होने वाला प्रदूषण लोगों को ना झेलना पड़े। अवंतिका, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सर्दियों से पहले प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली सचिवालय में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और इस कॉन्फ्रेंस में कई विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। खासतौर पर IIT से भी कई लोग शामिल होंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर में राजौरी के खीरी गांव में सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के खीरी गांव में सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़, आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी। तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से की गई गोलीबारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट है? जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र के खीरी गांव में सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने एक सघन तलाशी अभियान देर रात शुरू किया था।
सुरक्षा बलों के द्वारा सघन अभियान खीरी गांव में चलाया जा रहा था। उसी दौरान खीरी गांव में आतंकवादियों की तरफ से अचानक सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी गई। इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए हैं या भागने में सफल रहे हैं, इस पर अपडेट अभी बाकी है, अपडेट मिलना बाकी है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, डीजीपी की तरफ से भी ये मैसेज जारी किया गया है कि सुरक्षा बलों को घेर रखा गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर के रखा है और लगातार कार्रवाई सुरक्षा बल कर रहे हैं। और इसको लेकर अभी मौके वारदात पर क्या घटनाक्रम में मोड़ आया है और वहां से अभी कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कहाँ के आतंकवादी हैं, कौन है, इस पर अपडेट बाकी है। तो कुछ ही देर बाद या कुछ घंटों में इस पर एक अपडेट जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से जारी किया जाएगा कि खीरी गांव के अंदर सुरक्षा बल और आतंकवादियों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई क्या की और कितने आतंकियों को मार गिराया। अवंतिका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी के खीरी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से गोलीबारी की गई है। फिलहाल अभी जो अपडेट है वो सेना के जवानों की ओर से, अधिकारियों की ओर से जारी किया जाना बाकी है। अहम खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी के खीरी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ की घटना की बात सामने आ रही है। बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों दोनों तरफ से गोलीबारी की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के खीरी गांव में सुरक्षा बलों की मुठभेड़। रतलाम के सरकारी स्कूलों में अब उपस्थिति के दौरान यस सर यस मैडम नहीं चलेगा, बच्चों को अब जय हिंद कहना होगा। ये कहना है रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह का, जो कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन की बैठक लेने के लिए रतलाम पहुंचे हुए थे। मंत्री बोले कि अब स्कूलों में बच्चों को हाथ उठाकर जय हिंद कहना होगा, जिससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत हो। हालांकि मंत्री का उद्देश्य अच्छा है और ये आदेश निजी हो या सरकारी, सभी स्कूलों को मानना होगा, ऐसी बात भी सामने आ रही है। बयान नहीं है। हर स्कूल में जय हिंद बोले, जय हिंद बोलने से देशभक्ति के जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर से क्या होता है, वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं। कॉपी है, आपको निकलवा लीजिए। 6वीं से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जनगण मन अनिवार्य होगा, झंडा वंदन होगा, बच्चे रोटेशन में बैठेंगे। ये आदेश हमने कर दिए हैं। उसका सख्ती से पालन कलेक्टर साहब की जवाबदारी कराने की। 1ली से 5वीं तक झंडा वंदन की अनिवार्यता को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन और जय हिंद तो 1ली क्लास से भी होगा, उसकी आप चिंता कर लें। हम बयान नहीं देते हैं, हम आदेश देते हैं। खिड़की खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर अमित अग्रवाल ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट से नगर पुलिस ने अमित को भेजा जेल। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 70 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर दी थी जानमाल की धमकी। ब्रजेश जायसवाल ने दर्ज कराया था मुकदमा। अमित पर 32 करोड़ जीएसटी चोरी का है मामला। 2021 में 14 फर्जी फर्मों के सहारे की थी चोरी।
और उससे पहले हम आपको खबर रायबरेली से बता देते हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। रायबरेली से खबर, नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, आरोपी ने बनाया हवस का शिकार। घर पहुंचकर पीड़िता ने बताई आप बीती। पीड़िता के परिजन ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। सलोन कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना। तो रायबरेली से खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, आरोपी ने बनाया हवस का शिकार। घर पहुंचकर पीड़िता ने बताई आप बीती। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। सलोन कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, दुष्कर्म की घटना सामने आ रही है, जानकारी मिली है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी तक मामले में और क्या एक्शन लिया गया? केशवानंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो केशवानंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो खबर हम आपको बता दे रहे हैं, रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। रायबरेली से खबर बता रहे हैं। तो वहीं गोंडा से खबर सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर अमित अग्रवाल ने कोर्ट में किया सरेंडर। गैंगस्टर ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट से नगर पुलिस ने अमित को भेजा जेल। तो गैंगस्टर अमित अग्रवाल ने कोर्ट में किया सरेंडर। खबर हम आपको गोंडा से बता दें, कोर्ट से नगर पुलिस ने अमित को भेजा जेल। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 70 लाख रुपए की रंगदारी। रंगदारी न देने पर दी थी जानमाल की धमकी। रंगदारी न देने पर जानमाल की दी धमकी। ब्रजेश जायसवाल ने दर्ज कराया था मुकदमा। अमित पर 32 करोड़ जीएसटी चोरी का मामला। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी थी 70 लाख की रंगदारी। रंगदारी न देने पर दी थी जानमाल की धमकी। रंगदारी न देने पर दी थी जानमाल की धमकी। ब्रजेश जायसवाल ने दर्ज कराया था मुकदमा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर रायबरेली से आपको बता देते हैं। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। खबर रायबरेली से, नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। रायबरेली से खबर, नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, आरोपी ने बनाया हवस का शिकार। घर पहुंचकर पीड़िता ने बताई आप बीती। पीड़िता के परिजन ने पुलिस को दी सूचना। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी सूचना।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। तो नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात खबर रायबरेली से सामने आ रही है। आरोपी ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, जानकारी मिल रही है कि नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या अपडेट सामने आ रहा है मामले पर? बालिका को गांव के ही युवक के द्वारा जो है हवस का शिकार बनाया गया था। वहीं पर जब वो घर पहुंची तो परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पता है, और वहीं जो पीड़िता का जो मेडिकल है उसके लिए पुलिस ने जो है जिला अस्पताल के लिए पीड़िता को ले जाया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो पीड़िता के परिजनों की ओर से क्या बयान सामने आया है कोई? बिल्कुल, देखिए अभी पीड़ितों के जो परिजन है उन्होंने किसी भी प्रकार का बयान नहीं जारी किया है, लेकिन वही पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है और आरोपी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया और गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है, जिसको लेकर के पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। सलोन कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां आज से परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू। 30 और 31 अगस्त को होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। 30 और 31 अगस्त को होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। सिपाही भर्ती के चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा होनी है। परीक्षा के दौरान छात्रों को मिलेगी फ्री बस सेवा का लाभ। 30 और 31 अगस्त को होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। सिपाही भर्ती के चौथे पांचवें चरण की भी होनी है परीक्षा। परीक्षा के दौरान छात्रों को मिलेगी फ्री बस सेवा। परीक्षार्थी रोडवेज बसों से निशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। तो आज से परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत। 30 और 31 अगस्त को होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा। सिपाही भर्ती के चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा होनी है। परीक्षा के दौरान छात्रों को मिलेगी फ्री बस सेवा का लाभ। 30 और 31 अगस्त को चौथे और पांचवें चरण की होनी है सिपाही भर्ती परीक्षा। सिपाही भर्ती के चौथे और पांचवें चरण का परीक्षा होनी है। परीक्षा के दौरान छात्रों को फ्री बस सेवा का भी मिलेगा लाभ। साथ ही परीक्षार्थी रोडवेज बसों से निशुल्क परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो चौथे और पांचवें चरण की जो परीक्षा है वो 30 और 31 अगस्त को होनी है और उसको लेकर के फ्री बस सेवा की जो शुरुआत है वो आज से ही कर दी गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षाएं होनी है और इस परीक्षाओं को लेकर के इस बार योगी सरकार ने फ्री बस सेवा का जो अवसर है वो अभ्यर्थियों को दिया गया है। यानी कि अभ्यर्थी अगर अन्य जनपदों से या अन्य जिलों से अगर आते हैं या अन्य राज्यों से अगर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको आने के लिए जो बस सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से मुफ्त होने वाली है। यानी कि किसी प्रकार से उनका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। यानी कि साथ है कि उनको अपना सिर्फ मात्र एडमिट कार्ड दिखाना होगा।
जिसको एडमिट कार्ड दिखाने से ही कंडक्टर जो है वो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लेने वाला है, क्योंकि योगी सरकार का ये फरमान है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अगर जाते हैं तो उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा न लिया जाए। इसके साथ ही साथ में कुछ अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं और अतिरिक्त बसों के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को उनके मार्ग तक पहुंचाने का काम भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों की हर तरीके से पैसा ना लेकर के निःशुल्क बस सेवाओं का लाभ जो है वो दिया जाना है, क्योंकि 30 तारीख को पेपर होने हैं, यानी कि 30 तारीख कल को जो है जो अगला चरण है उस चरण में पेपर होने 30 और 31 को, इसको लेकर के ये फरमान जो है वो जारी किया गया है। बिल्कुल। और साथ ही संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से फ्री बस सेवा चल रही है, इस दौरान बसों में काफी भीड़ होती है परीक्षार्थियों की, क्या बसों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है? देखिए अवंतिका, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही फरमान जारी कर दिया था कि जो अभ्यर्थी दूर दराज से आते हैं तो अगर बसों में कोई दिक्कत है या तो रोडवेज की जो स्टाफ अधिकारी होंगे उसकी जिम्मेदारी होगी कि बसों को अतिरिक्त चलाया जाएगा। जिस मार्ग पर भीड़ सबसे अधिक होगी उस मार्ग पर जो है बसों का संचालन तेजी से होगा, यानी कि कुछ अतिरिक्त बसें जो है वहां पे संचालित की जाएंगी। वजह साफ है कि जब भीड़ बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे वहां पर जाम जैसी समस्या उत्पन्न होगी, जिसको न होने से कहीं ना कहीं लाभ में अगर भीड़ होती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लेट पहुंचेंगे परीक्षा केंद्रों पर, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अतिरिक्त बसें भी चलाई जा सकती हैं और साथ ही साथ में जो निःशुल्क सेवा है उसका भी अभ्यर्थी लाभ लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चौथे और पांचवें चरण की पुलिस भर्ती परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होनी है। इसको देखते हुए आज से ही फ्री बस सेवा की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। अब रोडवेज से परीक्षार्थी यात्रा करके अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आगरा से, जहां विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, सहायक अभियंता सुरजीत यादव को किया गिरफ्तार। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। पीडब्ल्यूडी में तैनात था सहायक अभियंता सुरजीत यादव। निर्माण खंड 2 कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। तो आगरा से खबर, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई आई सामने। सहायक अभियंता सुरजीत यादव को किया गिरफ्तार। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। पीडब्ल्यूडी में तैनात था सहायक अभियंता सुरजीत यादव। निर्माण खंड 2 कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। आगरा से खबर, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। सहायक अभियंता सुरजीत यादव को किया गिरफ्तार। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। पीडब्ल्यूडी में तैनात था सहायक अभियंता सुरजीत यादव। निर्माण खंड 2 कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। तो विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई आई सामने। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। सहायक अभियंता सुरजीत यादव को किया गया गिरफ्तार। 1,25,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा। ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। 1,25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा।
ठेकेदार के बिल पास कराने के लिए मांगी थी रिश्वत। पीडब्ल्यूडी में तैनात था सहायक अभियंता सुरजीत यादव। निर्माण खंड 2 कार्यालय से हुई गिरफ्तारी। खबर महोबा से, जहां श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने मारी टक्कर। चित्रकूट जा रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। एक महिला की मौके पर मौत, 3 महिला श्रद्धालु हुए घायल। शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चित्रकूट जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे पर बाइक सवार ने मारी टक्कर। एक महिला की मौके पर मौत, 3 महिला श्रद्धालु घायल। शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। सीओ दीपक दुबे ने जाना घायलों का हाल। महोबा से खबर, श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने मारी टक्कर। चित्रकूट जा रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। एक महिला की मौत, 3 महिला श्रद्धालु घायल। शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। शराब के नशे में धुत था बाइक चालक। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्रकूट जा रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। एक महिला की मौत, 3 श्रद्धालु घायल। बागपत में सरेआम अपहरण करने की कोशिश। पिस्टल के दम पर युवक के अपहरण का प्रयास। पुलिसकर्मी बताकर अपहरण करने का किया प्रयास। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। तो खबर हम आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी बताकर अपहरण करने का मामला सामने आ रहा है। सरेआम अपहरण करने की कोशिश की गई। तो बागपत में सरेआम अपहरण करने की कोशिश। पिस्टल के दम पर युवक के अपहरण का प्रयास। पिस्टल के दम पर अपहरण करने का प्रयास। पुलिसकर्मी बताकर की अपहरण करने की कोशिश। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। बागपत में सरेआम अपहरण करने की कोशिश। पिस्टल के दम पर युवक के अपहरण का प्रयास। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।